हेलो, चलिए अब हम लोग यहाँ पर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्क एज एरिया अंडर द कर्व। इसका मतलब क्या है जरा देखिएगा ध्यान से। सपोज मुझे एक कर्व दिया हुआ है, एक पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और यहाँ पे मैं वाई एक्सिस पर फोर्स को प्लॉट कर रहा हूँ और एक्स एक्सिस पर पोजीशन को, मतलब एक्स। तो जो फोर्स है उसका वेरिएशन दिया हुआ है ये एक्स के साथ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल फोर्स है। हमारा यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको याद होगा हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जिसमें फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा था और एक पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2 मीटर तक मूव किया था। तो वहां पे हमने वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या लिखा था? तो देखिएगा वहां पे वर्क डन का जो हमारा एक्सप्रेशन था, जनरल एक्सप्रेशन, वो ये आया था इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर एक पार्टिकल x1 से x2 गया है तो यहाँ पे लोअर लिमिट x1 और अपर लिमिट x2। क्लियर? ये था एक्सप्रेशन। मैं यहां पे ये क्यों बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। एफ एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन, आप ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ चुके हैं। एक्चुअली में ये वैल्यू आपको क्या देती है? एरिया अंडर द कर्व। ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात, जरा ध्यान से देखें। अगर कोई पार्टिकल x1 से x2 मूव किया इस डायरेक्शन और फोर्स का वेरिएशन ये आपको दिया हुआ है, तो यहां पर इस कर्व में ये जो आपको शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है ना, दिस इज व्हाट एरिया अंडर द कर्व। ये आपको क्या देगा? दिस विल गिव यू द वर्क डन बाय द फोर्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एरिया अंडर द एफ एक्स कर्व, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एरिया under the एरिया अंडर द एफ एक्स कर्व विल गिव द वर्क डन। तो हम यहां पे कह सकते हैं ये जो शेडेड एरिया है ना, ये किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर होगा। तो आज के बाद हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको फोर्स वर्सेस पोजीशन का ग्राफ दिया हो तो वहां पे फोर्स वर्सेस पोजीशन का जो एरिया अंडर द कर्व होगा, जैसे कि यहां पर एक पार्टिकल जो कि x1 से x2 मूव करता है, इस दौरान इस फोर्स ने कितना वर्क किया, अगर ये मुझे कैलकुलेट करना है तो यहां पर मैं x1 से लेकर के x2 के मिड में एरिया अंडर द कर्व जो भी आ रहा है उसे कैलकुलेट कर लूंगा। तो मुझे यहां से वर्क डन बाय द गिवन फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिएगा प्रॉब्लम क्या है। एक पार्टिकल जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है, और उस पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स भी एक्स एक्सिस के ही अलोंग है। अब यहां पे ध्यान से देखें, एक आपको ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ क्या है? यहां पे y एक्सिस पे मैंने फोर्स को प्लॉट किया है और x एक्सिस पर पोजीशन को प्लॉट किया है। तो जब वो पार्टिकल मूव कर रहा है ना, तो फोर्स का वेरिएशन पोजीशन के साथ किस तरीके से हो रहा है वो यहां पे प्लॉट किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब वो पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग 0 से लेकर के 2 तक जाता है तो पहले फोर्स की वैल्यू बढ़ती है, फिर इस फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होती है और x इक्वल्स टू 4 पर ये फोर्स 0 हो जाता है और उसके बाद ये फोर्स अब नेगेटिव डायरेक्शन में लगने लगता है। मतलब इस ग्राफ को देख करके हमें ये तो समझ में आ रहा है कि जब वो पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो फोर्स का वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। पढ़िए क्वेश्चन क्या है। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स फॉर मूविंग द पार्टिकल। हमें इस गिवन फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना है। कहां से कहां तक? ए पार्ट देखिए, x इक्वल्स टू 0
2x इक्वल टू 4 मीटर। मतलब पार्टिकल जितनी देर में 0 से 4 मीटर तक पहुंचा, इतनी देर में इस गिवन फोर्स का वर्क क्या हुआ। बताएं कैसे सॉल्व करें। ए पार्ट अभी आप लोग देख चुके हैं कि अगर फोर्स और पोजीशन का ग्राफ दिया हुआ है तो उसका एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, जल्दी बताएं। एरिया अंडर द कर्व वर्क डन देता है। तो अगर मुझे यहां पर 0 से 4 में वर्क कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है इस कर्व के अंदर का, ये अगर मुझे ये टोटल एरिया पता चल जाए तो मेरा वर्क डन आ जाएगा। और आप देख पा रहे हैं ये एक ट्रायंगल है तो इसका एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जल्दी से बताएं कि इस गिवन फोर्स का वर्क 0 से 4 में कितना होगा। टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस कर्व, ये ट्रायंगल है तो लिखेंगे हाफ बेस की लेंथ क्या होगी 4 इंटू हाइट। और बताएं हाइट क्या है, यहां पर हाइट क्या है 10। क्लियर। तो यहां पर ये वैल्यू आती है आपकी 20 जूल। मतलब कि x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4 मीटर तक इस गिवन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क 20 जूल के बराबर होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, बी पार्ट। क्वेश्चन बताएं क्या है। अब हमें वर्क कैलकुलेट करना है, लेकिन कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 6 मीटर तक। एक बात बताओ मुझे, 0 से 4 आप कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप 4 से 6 का वर्क डन कैलकुलेट कर लें और इन दोनों एरिया का समेशन कर दें तो आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं। एक बात बताओ, ये जो एरिया है, ये अगर इस एरिया की मैं आपसे वैल्यू पूछूं तो ये एरिया क्या है। तो जरा देखें, ये भी एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का बेस क्या है 2 और ये हाइट क्या है 10। तो बताइए एरिया क्या है, हाफ बेस इज 2 इंटू 10, दिस इज व्हाट 10। लेकिन जब मुझे वर्क कैलकुलेट करना है तो आप देख पा रहे हैं कि जब वो पार्टिकल x बराबर 4 से x इक्वल टू 6 मीटर के बीच में मूव कर रहा है, उस दौरान फोर्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल आगे जा रहा है लेकिन फोर्स पीछे लग रहा है। तो अगर पार्टिकल आगे जा रहा है और फोर्स पीछे लग रहा है तो बस आप मुझे ये बता दें कि इस गिवन फोर्स का वर्क पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, क्योंकि अभी यहां पर फोर्स नेगेटिव है और डिस्प्लेसमेंट आगे के डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम ये कह सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं टोटल वर्क कैलकुलेट करूं तो 0 से 4 में कितना वर्क हुआ था 20, लेकिन 4 to 6 में कितना वर्क हुआ है +10 और -10। तो अभी टोटल वर्क आएगा यहां पर 10 जूल। यहां पे देख पा रहे हैं कि मैंने 4 to 6 में जो इस गिवन फोर्स का वर्क हुआ है वो नेगेटिव लिया है। उम्मीद कर रहा हूं ये समझ भी आ गया होगा कि नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग आगे हो रहा है, लेकिन अभी फोर्स की वैल्यू क्या हो चुकी है, नेगेटिव हो चुकी है। क्लियर। चलिए अब आते हैं x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 6, सी पार्ट। जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हुआ है, x बराबर 2 मीटर से 6 बराबर 6 मीटर, तो हम ये कह सकते हैं कि मुझे कौन सा एरिया लेना होगा, यहां 2 से लेकर के यहां 6 के बीच का। मतलब देखना ध्यान से, अगर मैं ये एरिया कंसिडर कर लूं, दिस वन प्लस दिस वन, तो मेरा काम हो जाएगा। 2 से 6 की बात कर रहे हैं, आपको ये बात समझ में आ रही है। 2 से 4 में
वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे है और साथ ही साथ फोर्स क्या है? पॉजिटिव। तो यहां पर ये जो एरिया है ये आपको पॉजिटिव वर्क देगा। और ये एरिया कितना होगा जल्दी से बताएं? सिर्फ इतना एरिया, ये ऊपर वाला, ये हाफ बेस इंटू हाइट, एंड दिस इज व्हाट? 10। लेकिन 4 to 6 में वही सेम स्टोरी फिर से रिपीट हो रही है। 4 to 6 में वर्क डन क्या है? +10 और -10, -10। तो बताओ टोटल वर्क कितना हुआ? तो ध्यान से देखना, टोटल वर्क अगर मुझे 2 से 6 का लिखना है ना, तो पहले 2 से 4 में पॉजिटिव वर्क हुआ है, फिर 4 to 6 में नेगेटिव वर्क हुआ है। तो यहां से वैल्यू आएगी सीधे सीधे क्या मेरे पास? 0। बहुत आसान क्वेश्चन था। आपने देखा कि एक पार्टिकल जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, उस पर जो फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है उसका वेरिएशन दिया हुआ था, और मुझे इस गिवन फोर्स का वर्क कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया था। क्या करना है? अप्रोच हमेशा जहां से जहां तक का आपसे वर्क पूछा गया है उसमें आप उस गिवन कर्व का एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर लो। जैसे कि आप देखा अभी 0 से 4 था, तो मैंने 0 से 4 ये जो फोर्स का कर्व है, ये एरिया अंडर द कर्व कितना कवर कर रहा है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। बस एक बात हमेशा ध्यान रखना, किस फोर्स का वर्क पॉजिटिव है और किस फोर्स का वर्क नेगेटिव है, ये एक बार जरूर चेक कर लेना। जैसे कि यहां पे आपने देखा जब वो पार्टिकल x इक्वल टू 4 से x इक्वल टू 6 मीटर के मिड में मूव करेगा, तो इस गिवन फोर्स का वर्क नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्लियर? ओके। हेलो, अब हम लोग यहां पर एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग के बारे में आप पढ़ चुके हैं, याद करें एनएलएम चैप्टर में। वहां पे आपने देखा था कि एक स्प्रिंग को जब भी हम उसकी नेचुरल लेंथ से उसकी लेंथ को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उस स्प्रिंग में एक फोर्स जनरेट होता था, और उस फोर्स की वैल्यू होती थी K इंटू एक्स, जहां पे K क्या था? स्प्रिंग कांस्टेंट, और X क्या था? चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। जब भी हम स्प्रिंग को इलोंगेट करते थे या फिर उस गिवन स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस करते थे तो उसमें ये फोर्स जनरेट होता था। और खास बात, आपको डायरेक्शन भी पता होगा, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द नेचुरल लेंथ होता था। मतलब स्प्रिंग हमेशा अपनी नेचुरल लेंथ में रहना चाहता था। अगर आप उसे इलोंगेट करोगे तो वो कंप्रेस होना चाहेगा, और अगर आप उस स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो वो स्प्रिंग इलोंगेट होना चाहेगा। ये सारी चर्चाएं ऑलरेडी एनएलएम चैप्टर में हो चुकी हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं यहां पर किसकी? वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। जरा देखिएगा सिचुएशन, एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, उसे हमने एक एम मास के ब्लॉक से एंड पॉइंट पर कनेक्ट किया हुआ है यहां पर, और सपोज इनिशियली ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से xi इलोंगेटेड है। ये मैंने जो डॉटेड लाइन बनाया ना, ये है इसका NLP। NLP का मतलब नेचुरल लेंथ पोजीशन। तो अभी हमने इस स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से xi इलोंगेट किया हुआ है, ठीक? ये इनिशियल है। अब सपोज हम इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं और इस ब्लॉक को आगे मूव करते हैं, और फाइनली ये ब्लॉक यहां पहुंच जाता है। तो जब ये ब्लॉक यहां पहुंचा तो उस दौरान जो स्प्रिंग में इलोंगेशन है वो है xf। समझ में आ रहा है? ये है इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन। मेरा यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जब ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंचा तो इस दौरान इस स्प्रिंग फोर्स का कितना वर्क हुआ। अब ये तो आपको समझ में आ रहा है कि स्प्रिंग फोर्स वर्क तो करेगा ही करेगा, क्योंकि फोर्स भी लग रहा है और साथ ही साथ ब्लॉक डिस्प्लेस भी हो रहा है। क्लियर है?
अब एक बात बताओ मुझे, सपोज देखना ध्यान से, जब ये ब्लॉक इधर कहीं था और मान लेते हैं उस समय स्प्रिंग में इलोंगेशन x का था। कितना था इलोंगेशन x का? अभी मैं आपसे पूछूं, जब स्प्रिंग में इलोंगेशन x का है उस समय स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी? स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी? Fs। तो मैं यहां पे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू लिख सकता हूं -k इन वेक्टर फॉर्म। ये आपको समझ में आ रहा है? आप ये देख पा रहे हैं लेंथ में चेंज कितने का आया? x का। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? kx। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो इस समय स्प्रिंग इलोंगेटेड है, तो इस समय इस ब्लॉक पर स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और उस स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड kx है, लेकिन डायरेक्शन कहां है? अलोंग द नेगेटिव x एक्सिस। तो नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग होने के कारण मैंने यहां पे क्या लगा दिया? नेगेटिव साइन। क्लियर? लेकिन मुझे यहां फोर्स थोड़े ना भाई कैलकुलेट करना है। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इस फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना है जब ये ब्लॉक यहां से यहां तक गया। मुझे एक बात बताओ तुम, स्प्रिंग फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है या एक वेरिएबल फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है। क्यों? क्योंकि जब ये ब्लॉक यहां से यहां मूव करेगा तो x की वैल्यू लगातार चेंज होगी, और अगर x चेंज होगा तो डेफिनेटली स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि स्प्रिंग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है और वेरिएबल फोर्स का वर्क हमें कैलकुलेट करना आता है। वो कैसे कैलकुलेट करें जरा देखिएगा। सपोज इस ब्लॉक को मैंने यहां पर स्लाइटली थोड़ा सा डिस्प्लेस किया dx, तो इस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उस डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिख सकता हूं? dx i कैप। ये डिस्प्लेसमेंट काफी स्मॉल है। तो एक बात बताएं मुझे, अभी मैं वर्क डन की वैल्यू क्या लिखूंगा? अगर वर्क डन की वैल्यू लिखें dw, डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है, तो इस दौरान स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क हुआ होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा, जिसे मैं यहां dw से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूं? fs वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्लियर? अगर हम इन दोनों को डॉट कर दें तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास kx इंटू डी एक्स। फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग फोर्स का ये वर्क हुआ, लेकिन मेरा यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जब ये ब्लॉक यहां से यहां मूव किया उस दौरान टोटल स्प्रिंग का वर्क कितना हुआ। तो अगर हमें टोटल वर्क कैलकुलेट करना है तो इस एक्सप्रेशन को क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। मतलब मैं वही वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क का जनरल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। दिस इज इंटीग्रल ऑफ dw, और dw की वैल्यू क्या है जल्दी से बताएं? माइनस ऑफ kx इंटू डी एक्स। मतलब हमें इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है। एक बात बताएं, यहां पे लिमिट किसका लगेगा? x का। और x क्या है? चेंज इन लेंथ। तो इनिशियली लेंथ में चेंज कितने का था? xi का। और फाइनल लेंथ में चेंज कितने का है? xf का। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं इनिशियल x की वैल्यू xi और फाइनल x की वैल्यू xf। क्या आप इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर पाएंगे? चलिए देखते हैं इंटीग्रेट करने पर रिजल्ट क्या आता है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग, इसको s से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक बात बताओ, ये k क्या है? k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, तो अगर ये कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा। और हमें इंटीग्रेट किसको करना होगा? x dx, अपर लिमिट xf और लोअर लिमिट xi। जल्दी बताएं कि इंटीग्रेट करने पर आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, यह आएगा k x स्क्वायर बाई 2 xf से xi। ओके, इस एक्सप्रेशन में एक बार अपर लिमिट पुट करें और एक बार लोअर लिमिट पुट करें तो देखें एक्सप्रेशन क्या बन रहा है। माइनस k बाई 2 x फाइनल का स्क्वायर माइनस ऑफ x इनिशियल का स्क्वायर।
क्लियर? और अगर मैं माइनस वाले साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, k/2 x इनिशियल का स्क्वायर माइनस x फाइनल का स्क्वायर। ये आया मेरे पास वर्क डन बाय स्प्रिंग का जनरल एक्सप्रेशन। ये आज तो हमने फर्स्ट टाइम कैलकुलेट किया तो इस एक्सप्रेशन को ड्राइव कर लिया, लेकिन आज के बाद हमें बार बार इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ वर्क डन बाय स्प्रिंग का ये एक्सप्रेशन याद रखेंगे। आप चाहें तो ये याद रख सकते हैं और आप चाहें तो ये याद रख सकते हैं, ठीक है? जैसे कि मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा, k/2 x इनिशियल का स्क्वायर माइनस x फाइनल का स्क्वायर। याद रखिए पहले यहां पे इनिशियल पोजीशन आ रही है और यहां पर फिर फाइनल पोजीशन आ रही है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो सुने। मैं अगर आपसे पूछूं कि xi क्या है, व्हाट इज xi, क्या ये इनिशियल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है? नहीं, ये हमसे मेजर मिस्टेक हो जाती है। xi लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग नहीं है। xi क्या है? इनिशियल चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ये थी स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, हमने उससे नेचुरल लेंथ से कितना चेंज किया, ये है xi। जरा ध्यान से देखिए, मैं xi को क्या बोल सकता हूं, इनिशियल चेंज इन लेंथ फ्रॉम NLP। और xf क्या है? क्या फाइनल लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग है? क्या फाइनल लेंथ है? क्या नहीं, क्या है? फाइनल चेंज इन लेंथ फ्रॉम NLP। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम लोगों से गलती हो जाती है। हमेशा लेंथ कहां से मेजर की जाएगी, जल्दी से बताएं। हमेशा लेंथ NLP से मेजर की जाएगी। मतलब इस एक्सप्रेशन में जब भी हम xi और xf की वैल्यू पुट करेंगे ना, तो वहां पर xi और xf क्या होंगे? स्प्रिंग की लेंथ में जो चेंज आया है फ्रॉम द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा और ये रिजल्ट आप लोग याद रखेंगे। अब देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट बात, ये हमने एक्सप्रेशन जो ड्राइव किया है, ये एक्सप्रेशन हमने इलोंगेशन के लिए ड्राइव किया है, लेकिन ये हमेशा वैलिड होगा। हमेशा वैलिड होने का मतलब क्या है कि चाहे उस गिवन स्प्रिंग में इलोंगेशन हो रहा हो, चाहे उस स्प्रिंग में कंप्रेशन हो रहा हो, आपको तो सिर्फ इस गिवन एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करनी है। बस आपको ये देखना ही नहीं है कि स्प्रिंग इलोंगेटेड है या कंप्रेस है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब आप ये एक्सप्रेशन यूज करें तो आपको पहले से वर्क का साइन पुट करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला? मतलब आपको पहले से यहां पर नेगेटिव या पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी xi और xf की वैल्यूज आई हैं उसे इस एक्सप्रेशन में पुट करें, रिजल्ट अपने आप ही आपको बता देगा कि ड्यूरिंग द मोशन स्प्रिंग का वर्क पॉजिटिव हुआ है या फिर स्प्रिंग का वर्क नेगेटिव हुआ है। क्लियर है आप लोगों को? उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि हमेशा याद रखिएगा इस एक्सप्रेशन में xi और xf क्या है? इनिशियल एंड फाइनल चेंज इन लेंथ। मतलब हमेशा लेंथ कहां से मेजर की जाएगी? NLP से मेजर की जाएगी। और ये एक्सप्रेशन इज ऑलवेज वैलिड आइदर इन केस ऑफ इलोंगेशन और इन केस ऑफ कंप्रेशन। क्लियर? ओके, नोट डाउन करें। चलिए अब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। एक ब्लॉक जो कि एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? 20 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी हुई है। यहां पे आपको ये कुछ पोजीशंस मार्क की गई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं A, B एंड C। जो पोजीशन A है ना वो NLP है। NLP का मतलब नेचुरल लेंथ पोजीशन। A और B पोजीशन के बीच का सेपरेशन 5 मीटर है। सिमिलरली B और C पोजीशन के बीच का सेपरेशन भी 5 मीटर है। मतलब हम ये कह सकते हैं जो B है लाइन वो A और C का क्या है? मिड पॉइंट। क्वेश्चन देखें क्या है। फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। हमें स्प्रिंग फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना है।
ए पार्ट कब से कब तक, व्हेन ब्लॉक मूव फ्रॉम ए टू बी। क्वेश्चन समझे, जब ये ब्लॉक ए टू बी मूव किया है, इस दौरान हमें स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क हुआ उसकी वैल्यू बतानी है। एक बात बताओ मुझे, अभी हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया था स्प्रिंग फोर्स का, वो क्या था, K/2। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी को याद होगा, जल्दी से क्विक, K/2 x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल का स्क्वायर, ये था। K का वैल्यू हमें पता है। अगर हमें स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट करना है तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है कि हमें xi और xf का वैल्यू पता चल जाए, क्योंकि अगर हमें xi और xf का वैल्यू पता चल गया तो इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज को पुट करके हम वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए बताइए, ए पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें ए टू बी, तो ए इनिशियल पोजीशन है और बी क्या है, फाइनल पोजीशन। तो एक बात बताओ, जब ब्लॉक यहां पर था ए पोजीशन पर, तो ये अपनी नेचुरल लेंथ पे ही था। तो व्हाट इज द इनिशियल चेंज, xi क्या था, इनिशियल चेंज इन लेंथ फ्रॉम एनएलपी। तो बताओ, अगर ब्लॉक ऑलरेडी पहले से ही एनएलपी पर है तो हम ये कह सकते हैं इस केस में xi का वैल्यू क्या होगा, 0। क्लियर है। अब आते हैं xf, ए टू बी में फाइनल पोजीशन ये है जब ब्लॉक यहां आ जाएगा। जब ब्लॉक यहां पे पहुंच गया, ये है नेचुरल लेंथ। तो एक बात बताओ कि स्प्रिंग की लेंथ में कितना चेंज हुआ होगा, स्प्रिंग की लेंथ में जो चेंज आया होगा वो कितने का आया होगा, 5 मीटर। तो यहां पे xf की वैल्यू लिख सकते हैं 5। समझ में आ रहा है, आसान है, आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। बताएं जल्दी से कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ए टू बी में मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा K/2। K का वैल्यू क्या है, 20/2 x इनिशियल का स्क्वायर माइनस x फाइनल का स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। बताइए वैल्यू क्या आ रही है, 10 इंटू 25, दिस इज माइनस ऑफ 250 जूल। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जब इस एक्सप्रेशन में आपने वैल्यूज पुट करी तो अपने आप ही वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स यहां पर इस केस में नेगेटिव आ गया। तो मैं यही आपको समझा रहा था कि आपको इस बात को लेकर के बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं होना कि यार स्प्रिंग फोर्स का वर्क पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इस गिवन एक्सप्रेशंस में वैल्यूज को पुट करना है। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि जब ये ब्लॉक ए से बी तक मूव करेगा तो इस ब्लॉक पर स्प्रिंग फोर्स का वर्क कितना है, -250 जूल। क्लियर। चलिए बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट क्या है, व्हेन ब्लॉक मूव फ्रॉम बी टू सी। जब ये ब्लॉक बी टू सी मूव किया, बी है हमारे लिए इनिशियल पोजीशन और सी क्या है, फाइनल पोजीशन। अब मुझे बताएं कि xi क्या होगा। अब देखना, ये है इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन। तो अभी xi की वैल्यू क्या रखोगे, 0? नहीं, मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि लेंथ हम कहां से मेजर करते हैं, एनएलपी से। अगर ये इनिशियल पोजीशन है तो हम देख पा रहे हैं कि वो एनएलपी से कितना आगे है, 5 मीटर। तो xi का वैल्यू होगा 5 मीटर। और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ xf? क्या मैं xf की वैल्यू 5 रख दूं क्या? नहीं, यही तो बार बार हमसे गलती होती है। बताएं जल्दी xf की वैल्यू क्या होगी। अगर ये मेरा फाइनल पोजीशन है, ये मेरा एनएलपी है, तो ये है टोटल लेंथ जो कि कितना होगा, 5 + 5, दिस इज 10 मीटर। उसकी नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग की लेंथ में कितने का चेंज आया, 10 मीटर का चेंज है। हमेशा लेंथ कहां से मेजर करते थे, एनएलपी से। तो यहां पर xf का वैल्यू क्या रखूंगा, 10 मीटर। क्लियर। इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन। इनिशियल लेंथ में चेंज कितने का है, 5 मीटर का। जब सी पे पहुंचा तो फाइनल लेंथ में चेंज कितने का है, 10 मीटर का। अब आपको एक्सप्रेशन में बस वैल्यूज पुट करनी है। जल्दी से बताएं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या लिखेंगे, जल्दी क्विक। K/2 x इनिशियल का स्क्वायर, x इनिशियल मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो जरा देखिए वैल्यू क्या आ रही है आपके पास,
माइनस ऑफ 750 जूल। क्लियर है? ए से बी में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ एग्जैक्टली उतना ही डिस्प्लेसमेंट बी टू सी में हुआ। तो एक जनरल मिस्टेक जो हमसे होती है, हमसे बोला जाता है कि ए से बी में अगर वर्क डन W1 है और बी से सी में वर्क डन अगर W2 है तो क्या W1 W2 के बराबर होगा? तो हम कहते हैं हाँ होगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम है। लेकिन ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि भैया स्प्रिंग फोर्स कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं है। स्प्रिंग फोर्स क्या है? वेरिएबल फोर्स है। आप जैसे जैसे एनएलपी से दूर जाते जाएंगे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और आप देख पा रहे हैं, खुद देखें आप, ए से बी में डिस्प्लेसमेंट कितना था? 5 मीटर था। वर्क डन कितना हुआ स्प्रिंग फोर्स का? -250 जूल। लेकिन बी टू सी में डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी 5 मीटर है, लेकिन वर्क डन कितना हुआ? -750 जूल। मतलब बी टू सी में स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क है वो ए टू बी में जो वर्क हुआ था उसका 3 टाइम्स ज्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप आगे मूव कर रहे हैं स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है? K इंटू एक्स। तो कभी भी इस तरीके का प्रॉब्लम आपसे पूछा जाए ना कि A से B में W1 वर्क है और B से C में W2 वर्क है, तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के रेशियो को देख करके डिसाइड मत कर लेना कि डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो वर्क भी बराबर होगा। आप एक्सप्रेशंस में वैल्यूज पुट करें, रिजल्ट्स निकालें और उसके बाद कंपेयर करें। क्लियर है? और हमेशा याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूं, XI और XF कहां से लेंथ मेजर की जाएंगी? NLP से। ओके, नोट डाउन दिस। चलिए एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिएगा प्रॉब्लम क्या है। एक स्प्रिंग जिससे हम मास के ब्लॉक को कनेक्ट किया हुआ है और स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया है 20 न्यूटन मीटर। यहां पर ये है सपोज NLP मतलब नेचुरल लेंथ, और जो अभी ब्लॉक है वो इनिशियली अपनी नेचुरल लेंथ से 10 मीटर यहां पर है। क्लियर? अब क्या हुआ कि हमने इस ब्लॉक को यहां से यहां तक मूव किया। ये बात आपको समझ में आ रही है? जब हम इस ब्लॉक को यहां से इधर लेकर के जाएंगे तो जैसे ही हम NLP को क्रॉस करेंगे तो स्प्रिंग क्या होने लग जाएगा? कंप्रेस होने लग जाएगा। क्लियर? और ये हमें मेंशन है कि जब हम इस ब्लॉक को यहां से यहां तक लेकर के आते हैं तो हमने उस ब्लॉक को टोटल डिस्प्लेस किया है 15 मीटर। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरी इनिशियल पोजीशन है और ये मेरी फाइनल पोजीशन है। सिचुएशन समझ में आ रहा है? एक एम मास का ब्लॉक जो कि एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। इनिशियली स्प्रिंग इलोंगेटेड था। कितना इलोंगेशन था? 10 मीटर का। ठीक है, यहां से हमने इस ब्लॉक को मूव करना स्टार्ट किया और फाइनली हम यहां तक लेकर के गए। तो आप देख पा रहे हैं पहले स्प्रिंग इलोंगेटेड है और फाइनल पोजीशन में स्प्रिंग क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड हो जाएगा। इस दौरान हमसे यह पूछा जा रहा है कि यह बताएं कि स्प्रिंग फोर्स का वर्क कितना हुआ। चलिए बताएं, क्या पूछा जा रहा है? फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। एक्सप्रेशन आप लोगों को याद है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? यू हैव टू फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल चेंज इन लेंथ फ्रॉम NLP। तो एक बात बताएं मुझे, XI का वैल्यू क्या है? ये इनिशियल पोजीशन है, ये NLP है। तो बताएं अभी स्प्रिंग कितना इलोंगेटेड है? 10 मीटर। तो यहां पर मैं XI का वैल्यू लिख सकता हूं 10 मीटर। अब बताएं XF का वैल्यू क्या है? जल्दी से, XF क्या? 15 मीटर? गलत। 15 मीटर आपने ब्लॉक को डिस्प्लेस किया है। ये है NLP नेचुरल लेंथ। एक बात बताओ, ये टोटल 15 है, ये 10 है, तो ये डिस्टेंस कितना है? ये 5 मीटर। तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से कितना लेंथ चेंज हुआ है? 15 मीटर या 5 मीटर? 5 मीटर।
उम्मीद कर रहा हूं समझ आया होगा। तो बताएं एक्स एफ का वैल्यू क्या लिखेंगे, 5 मीटर। मैं पहले भी बता चुका हूं क्या है ये, फाइनल चेंज इन लेंथ फ्रॉम एनएलपी। सभी लेंथ को कहां से मेजर करते हैं, एनएलपी से। तो यहां पर ये 15 मीटर नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब आप इस ब्लॉक को यहां से यहां मूव कर लेकर आए तो ये फाइनल पोजीशन थी, ये एनएलपी थी, तो आपने ब्लॉक को 15 मीटर जरूर डिस्प्लेस किया है, लेकिन स्प्रिंग की लेंथ में जो चेंज आया है वो सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर का आया है। क्लियर? तो अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है। मेन ऑब्जेक्टिव बस यही होता है कि हमें एक्स आई और एक्स एफ की वैल्यूज पता चल जाएं, जो कि हमें यहां पर पता चल चुकी हैं। क्या अब हम वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट कर पाएंगे? जल्दी से बताएं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स K/2, K की वैल्यू क्या है 20/2, XI 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। देखिए रिजल्ट कितना आ रहा है, ये रिजल्ट सॉल्व करने पर आता है प्लस 100 minus 25 and this is what 750 joule. This is the final answer. Work done by spring force इस केस में क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो मैं बता भी चुका हूं, आप सिर्फ वैल्यूज को सही पुट करें। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो अपने आप कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। क्लियर है? तो नोट डाउन करें इसे, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। यहां पर एक स्ट्रेट वायर है और उस वायर में यहां पर एक रिंग कनेक्टेड है। ठीक, मतलब जो रिंग है ना वो इस वायर पे इस तरीके से क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। रिंग के यहां पर एंड पॉइंट पर एक स्प्रिंग को कनेक्ट किया हुआ है और स्प्रिंग यहां पे फिक्स है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस रिंग को यहां इस पॉइंट से रिलीज किया। तो जैसे ही हमने इस रिंग को रिलीज किया तो ये रिंग एकदम से स्लाइड होते हुए आगे मूव करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं ये जो पोजीशन है ये ए है और ये है पोजीशन बी, और जो बी पोजीशन है वो है फाइनल पोजीशन और ए क्या है, इनिशियल पोजीशन। समझ आ रहा है? ए एंड बी क्या है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक रिंग जो कि एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मतलब ये रिंग इस वायर के ऊपर स्लाइड कर सकता है। यहां इनिशियल इस पोजीशन से रिलीज किया गया और ये स्लाइड करते हुए यहां तक पहुंच गया, ये दिया हुआ। अभी स्प्रिंग की लेंथ 5 मीटर दी हुई है इनिशियली और फाइनली स्प्रिंग की लेंथ 3 मीटर है। स्प्रिंग कांस्टेंट है 20 न्यूटन पर मीटर। नेचुरल लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग आपको 2 मीटर गिवन है। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से सुने। फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। आपसे पूछा जा रहा है कि स्प्रिंग फोर्स का वर्क कितना होगा जब ये रिंग ए से बी पहुंच जाएगा। बताएं मुझे क्या करना है, वही मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वी हैव टू फाइंड एक्स आई एंड एक्स एफ। एक्स आई इनिशियल चेंज इन लेंथ। एक बात बताओ मुझे, अभी स्प्रिंग की लेंथ क्या है 5 मीटर, लेकिन स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ क्या थी 2 मीटर। तो अगर मैं आपसे अभी ये पूछूं कि ये बताओ स्प्रिंग इलोंगेटेड है या कंप्रेस है, इलोंगेटेड है, क्योंकि अभी लेंथ 5 मीटर है जो कि नेचुरल लेंथ से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ये बात समझ आ गई, इलोंगेटेड है। अगर अब मैं आपसे ये पूछूं कि स्प्रिंग कितना इलोंगेटेड है या इनिशियली स्प्रिंग की लेंथ में हमने कितना चेंज किया है फ्रॉम एनएलपी, तो आपको समझ में आ रहा है 5 नेचुरल लेंथ 2 मीटर, तो स्प्रिंग में जो इलोंगेशन है वो क्या होगा 5 - 2 एंड दिस इज व्हाट 3 मीटर। ये होगा हमारा एक्स आई का वैल्यू, स्प्रिंग की लेंथ में जो इनिशियली चेंज आया है। फाइनल एक्सएफ क्या है 3 मीटर। 3 मीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, बट वी हैव टू फाइंड व्हाट, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो एक बात बताओ मुझे, नेचुरल लेंथ है 2 मीटर और अभी स्प्रिंग की टोटल लेंथ है 3 मीटर,
तो स्प्रिंग की लेंथ में अपनी नेचुरल लेंथ से कितना चेंज आया, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 3 - 2। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ रहा होगा। तो बताइए वैल्यू क्या आती है 3 - 2 करने पर? 1 मीटर। मतलब हम ये कह सकते हैं इनिशियली वो स्प्रिंग 3 मीटर इलोंगेटेड था और फाइनली वो स्प्रिंग 1 मीटर इलोंगेटेड है, जैसा कि इस एक्सप्रेशन को देख करके आपको समझ आ रहा होगा। क्लियर है? नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज K/2। K का वैल्यू 20 दिया हुआ है, 20/2 XI 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। क्लियर? आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। 9 - 1 दिस इज व्हाट? 8 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये वैल्यू यहां से कितनी आती है? 80 जूल। दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग। मतलब जब ये रिंग ए से बी तक स्लाइड होकर के पहुंचेगा, इस दौरान स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क होगा वो 80 जूल होगा। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन बहुत आसान है। कुछ हमें यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं करना जो कि बहुत डिफिकल्ट है। बस ध्यान क्या रखना है कि हम XI और XF का वैल्यू सही फाइंड कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि मेजर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, उन्होंने देखा अच्छा ये 5 मीटर, ये 3 मीटर, और वो सिंपली XI का वैल्यू 5 रख देते हैं और XF का वैल्यू 3 रख देते हैं। लेकिन ये सही है क्या? नहीं भाई, क्योंकि X यहां पे जो 5 मीटर है ये है टोटल लेंथ, लेकिन मुझे क्या कैलकुलेट करना होता है? स्प्रिंग की लेंथ में जो चेंज हुआ है, और यहां पर आपको नेचुरल लेंथ दी हुई थी, तो आपने सबसे पहले चेंज इन लेंथ कैलकुलेट किया इनिशियली और फाइनली, और फिर उन वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट किया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ओके, चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं अबाउट द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का। देखिएगा, मान लीजिए एक ब्लॉक जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है और एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको K दिया हुआ है। इनिशियली इस स्प्रिंग में जो इलोंगेशन है वो XI का है। अब सपोज मैं इस ब्लॉक को इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग मूव करूं और फाइनली ये ब्लॉक यहां आ जाए। ठीक, और अभी जो स्प्रिंग में इलोंगेशन है वो XF का है। ठीक, एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे स्प्रिंग को इलोंगेट करना है तो ये क्या जरूरी है क्या कि मैं ब्लॉक को ऐसे ही मूव करूं? मैं स्प्रिंग को इलोंगेट करने के लिए ब्लॉक को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता हूं। किसी ने कहा कि नहीं नहीं, हम ब्लॉक को इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव ना करके हम इस ब्लॉक को इस तरीके से मूव करेंगे। मतलब फाइनल जो स्टेट है वो आपके सामने ये आ गई है। दिस इज द फाइनल सिचुएशन। तो अब ध्यान से देखना, अभी आपने ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव किया था। अब आप ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव ना करके इस ब्लॉक को आपने इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर दिया, और सपोज इस दौरान इस स्प्रिंग में होने वाले इलोंगेशन की वैल्यू अभी भी XF ही है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो इस स्प्रिंग में लेंथ में जो चेंज आया वो XF है। तो ये दो प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस में आपने ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव किया और एक प्रोसेस में आप ब्लॉक को इस तरीके से मूव करके ऊपर ले गए। ठीक है, इस प्रोसेस 1 और इस प्रोसेस 2 में क्या स्प्रिंग फोर्स का वर्क अलग अलग होगा? नहीं, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 में स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क है वो सेम ही होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इन बोथ ऑफ द सिचुएशन वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज व्हाट? K/2 X इनिशियल का स्क्वायर माइनस X फाइनल का स्क्वायर। स्प्रिंग फोर्स के वर्क को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने स्प्रिंग को कैसे इलोंगेट किया है। आप चाहे स्प्रिंग को यूं इलोंगेट करें या फिर इस तरीके से खींच के इलोंगेट करें, अगर स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ या लेंथ में चेंज हुआ और अगर ये चेंज सेम आया तो प्रोसेस 1 एज वेल एज प्रोसेस 2 दोनों में वर्क की वैल्यू सेम होगी। ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल लेंथ में जो चेंज आया उस पर डिपेंड करता है। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो चेंज कैसे आया है। आप चाहें तो इस ब्लॉक को आप कहीं भी घुमा करके यू मूव करके फाइनली इधर लेकर के आ जाएं।
मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना। आपने इस ब्लॉक को यहां से उठाया, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, इस ब्लॉक को आप मूव करते हुए यहां लेकर के गए, फिर इस तरीके से यूं घुमाया, फिर यूं घुमाया और फाइनली यहां आ गए। अब मैं आपसे पूछता, बताओ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। क्या आप मुझसे ये पूछते हैं कि सर आपने कौन सा पाथ फॉलो किया है? आप इस ब्लॉक को जब जो स्प्रिंग से कनेक्टेड था, आप इसे किस पाथ से लेकर के गए हैं? नहीं, क्योंकि अगर आपको स्प्रिंग फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना है तो आपको उसके पाथ को जानने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इनिशियल और फाइनल उस स्प्रिंग की लेंथ में कितना चेंज आया है, दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो चेंज आया है उस पर डिपेंड करता है। तो इस स्टेटमेंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स doesn't depend on path followed by body, it only depends, किस पर डिपेंड करता है? It only depends on initial and final change in length of spring। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आगे जाकर के हम फिर से यूज करेंगे। याद रखना कि स्प्रिंग फोर्स का वर्क इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि उस स्प्रिंग में इलॉन्गेशन या कंप्रेशन किस तरीके से आया है। किस तरीके का मतलब क्या है? जैसे कि मैं अगर इस स्प्रिंग को इलॉन्गेट करना चाहता हूं तो बहुत सारे तरीके हैं। आप ऐसे स्ट्रेट मूव कर दें, आप इस ब्लॉक को ऐसे ऊपर लेकर के चले जाएं, आप इस ब्लॉक को यूं घुमा करके इधर ले आएं, कैसे भी ले आएं। अगर फाइनल चेंज इन लेंथ xf है और इनिशियल चेंज इन लेंथ xi है तो इन ऑल द सिचुएशन द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स विल बी सेम। क्लियर? नोट डाउन दिस। हेलो, अभी तक हम लोग वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की कैलकुलेशंस को सीख चुके हैं। अब चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स का वर्क कैसे कैलकुलेट करें? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि टेंजेंशियल फोर्स का मतलब क्या है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे कि ये एक कर्विलिनियर पाथ है और इस कर्विलिनियर पाथ पर हम एक एम मास के ब्लॉक को मूव कर रहे हैं। तो अगर एक ऐसा फोर्स हो जो कि हमेशा सरफेस के अलोंग लगे, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनिएगा, सरफेस के अलोंग का मतलब है कि हमेशा वो सरफेस के पैरेलल रहे, लाइक दिस। तो अगर इस तरीके का कोई फोर्स होगा ना तो उस फोर्स को हम बोलते हैं क्या? टेंजेंशियल फोर्स। तो अब यहां पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जब ये एम मास का ब्लॉक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा तो इस टेंजेंशियल फोर्स ने कितना वर्क किया। तो जरा ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो टोटल लेंथ है ना, ये है एल। L is what? The length of the path. Clear? अब देखें, अगर मैंने इस ब्लॉक को यहां से ds डिस्प्लेस किया, ds क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो उस दौरान इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क कितना होगा? तो मैं ये लिख सकता हूं कि dw इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। एक बात बताओ कि अगर ये फोर्स टेंजेंशियल हुआ तो f वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री, क्योंकि फोर्स हमेशा सरफेस के पैरेलल लग रहा है। ये खास बात है कि अगर कोई भी फोर्स टेंजेंशियल होगा ना तो ds वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री हो सकता है या फिर 180 डिग्री हो सकता है। जैसे कि इस वाले केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहां पर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। अगर ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है ना
कि फोर्स इधर लग रहा होता और ये बॉडी आगे के डायरेक्शन में मूव कर रहा होता, तो उस केस में क्या होता कि फोर्स वेक्टर इधर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर है, तो इन दैट सिचुएशन फोर्स और ds वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री होता। मतलब मैं यहां पर आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई भी टेंजेंशियल फोर्स है तो फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल या तो 0 या फिर 180 डिग्री होगा। जैसे कि हमारे लिए इस गिवन सिचुएशन में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो यहां पर f वेक्टर डॉट ds वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, f ds इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स का वर्क आ गया। अगर मुझे टोटल वर्क कैलकुलेट करना है तो इस एक्सप्रेशन को क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो टोटल वर्क होगा वो होगा इंटीग्रल ऑफ dw। अब ध्यान से देखना, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो मैं यहां पर इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं f इंटू ds। ये ds क्या है, ध्यान से देखें, ये ds क्या है, मैं बोल सकता हूं ds है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ना भाई? जब हम a वेक्टर डॉट b वेक्टर को ab cos थीटा लिखते हैं तो वहां पे a और b क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। उसी तरीके से जब हमने f वेक्टर डॉट ds वेक्टर को f डॉट ds cos 0 लिखा तो ये ds क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक बात बताओ मुझे कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस। क्लियर? और ये f क्या है, f इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब देखना, अगर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ f वेक्टर इज कांस्टेंट, अगर मैग्नीट्यूड इस फोर्स का कांस्टेंट हुआ तो क्या मैं यहां पर f को इंटीग्रल साइन से बाहर निकाल पाऊंगा? बिल्कुल। तो जला यहां पर वर्क डन की वैल्यू हम क्या रखेंगे, इंटीग्रल में से f बाहर आ गया, f इंटीग्रल ऑफ ds। अब यहां पर आप देखें इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, समेशन। तो अगर मैं ds वेक्टर्स को ऐड करता जाऊं और यहां a से b तक मुझे जाना है और सारे ds वेक्टर्स को मैं ऐड कर दूं तो क्या मेरे पास टोटल लेंथ आ जाएगी? मतलब मुझे इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है a से b। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ds वेक्टर्स को इंटीग्रेट करने पर ये आएगा आपके पास f इंटू एल। मतलब अगर कोई टेंजेंशियल फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है उसका वर्क डन कैलकुलेट करना है ना, तो आज के बाद आपको सिंपली क्या करना है, फोर्स इंटू एल, वेयर एल इज व्हाट, लेंथ ऑफ द पाथ। एक बात बताओ मुझे, क्या ये टेंजेंशियल फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है? नहीं। याद करो, मैंने बताया था कि कांस्टेंट फोर्स वो फोर्स होता है जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहे। हम यहां पर जो सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं इसमें ये फोर्स का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है ना, और अगर डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है तो हम इस टेंजेंशियल फोर्स को कांस्टेंट फोर्स नहीं बोल सकते। हम यहां पर ये बोलेंगे ये एक ऐसा फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। तो आज के बाद हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी पार्टिकल जब भी किसी भी कर्वीलिनियर पाथ पे मूव कर रहा हो और आपसे टेंजेंशियल फोर्स के वर्क की कैलकुलेशन बोली जाए तो आप उस पाथ को बिल्कुल स्ट्रेट करके बना दें। मान लें ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, इस पे फोर्स लगा दें F, लेंथ ऑफ द पाथ L, तो सिंपली F इंटू L लिख देंगे। यहां पे याद रखना ये L क्या होगा, लेंथ ऑफ पाथ। क्लियर है? और एक और बात आपको बता देता हूं, साइन हम खुद डिसाइड कर लेंगे कि उस टेंजेंशियल फोर्स का जो वर्क है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा।
अगर डिस्प्लेसमेंट आगे है और फोर्स पीछे लग रहा होता तो ये वैल्यू प्लस एफ एल नहीं आती, उस समय ये वैल्यू क्या आती, माइनस ऑफ एफ एल। लेकिन अभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इस गिवन फोर्स का जो वर्क आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। फाइनली एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूं कि आज के बाद कभी भी किसी भी टेंजेंशियल फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना है तो तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पार्टिकल किस पाथ पे मूव कर रहा है। आपको सिंपली क्या करना है, टेंजेंशियल फोर्स इनटू एल, और एल क्या है, द लेंथ ऑफ द पाथ। क्लियर? ओके, नोट डाउन दिस। चलिए अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। एक m मास का पार्टिकल जो कि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और ये m मास का पार्टिकल एक r रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये जो पूरा प्लेन है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मतलब ये इस तरीके से ग्राउंड सरफेस और पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस जो आपको दिखाई दे रही है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस रफ है। रफ होने का मतलब यहां पर फ्रिक्शन फोर्स है। अब एक बात बताओ, अगर एक m मास का पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा तो इस सरफेस पर स्लिप कर रहा है, और अगर स्लिपिंग हो रही है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर इस पार्टिकल पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन इसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो आप ध्यान से देखना, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर कोई m मास का पार्टिकल रखा है तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू के इंटू एन। एन इज व्हाट, नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, एम जी के बराबर होगी। ये बात समझ में आ रही है? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस इंस्टेंट पर इसका वेलोसिटी आगे हुआ तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, दैट इज म्यू के इंटू एन, और एन की वैल्यू है एम जी। तो जब ये पार्टिकल उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करेगा तो हर एक इंस्टेंट पर ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स एक टेंजेंशियल फोर्स होगा। मतलब मैं कह सकता हूं जब वो पार्टिकल इधर पहुंच जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, जब वो पार्टिकल इधर पहुंचेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, जब इधर पहुंचेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा। मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा, और पार्टिकल आगे मूव कर रहा है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। ये ध्यान से देखें, मैग्नीट्यूड तो हमेशा म्यू के इंटू एन होगा ना। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू एम जी के बराबर है। ये म्यू के क्या है, म्यू के है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो सिचुएशन आपको समझ में आ चुका है। एक m मास का पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सरफेस रफ है, रफ सरफेस होने की वजह से उस पार्टिकल पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और वो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन पढ़ें जल्दी से। फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स व्हेन पार्टिकल कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन। हमसे क्या पूछा जा रहा है, जब ये पार्टिकल पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, इतनी देर में फ्रिक्शन फोर्स का कितना वर्क हुआ। एक बात बताओ मुझे, क्या ये फ्रिक्शन फोर्स एक टेंजेंशियल फोर्स है इस समय? टेंजेंशियल फोर्स की कंडीशन क्या होती थी, एक ऐसा फोर्स जो हमेशा पार्टिकल के मोशन के अलोंग लगता था, और वैसा ही हो रहा है। जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा सर्कुलर पाथ के अलोंग ही है ना। तो हम ये कह सकते हैं ये फ्रिक्शन फोर्स एक टेंजेंशियल फोर्स है। और टेंजेंशियल फोर्स का वर्क क्या होता है, अभी तो हमने पढ़ा था, F इंटू एल, वेयर एल इज वॉट, लेंथ ऑफ द पाथ, जो लेंथ उस पार्टिकल ने ट्रेवल की है। एक बात बताओ, जितनी देर में ये पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, इतनी देर में इसने कितना लेंथ ट्रेवल किया, उतना ही जितना सरकमफेरेंस होता है, एंड द सरकमफेरेंस इज व्हाट, 2 पाई आर। तो ध्यान से देखना, मैं यहां पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या लिख सकता हूं, F इंटू एल, एफ की वैल्यू म्यू के एम जी, दिस इज द फोर्स इंटू एल, L is the length of the path and the length of the path is
2 पाई आर। क्लियर? एक बात बताओ, ये फ्रिक्शन फोर्स का वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि पार्टिकल आगे मूव कर रहा है और जो फोर्स है वो हर एक इंस्टेंट पे पीछे लग रहा है। तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव आएगा। ये थोड़ी देर पहले मैंने अभी चर्चा की थी, तब बताया भी था कि टेंजेंशियल फोर्स या तो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है हमेशा उसके अलोंग लगेगा या उसके अपोजिट लगेगा। तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिट लग रहा है। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम बात करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अपोजिट होगा। तो इसीलिए यहां पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या आया? नेगेटिव आया। बहुत ही आसान था। आपने क्या किया? सिंपली म्यू के mg, दिस इज द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द पाथ। एक खास बात और जो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, एक बात बताओ, जब ये पार्टिकल ने पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। अगर आप ध्यान से देखें, पार्टिकल जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके यहां पहुंचेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ना। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट 0 है, फिर भी इस गिवन फोर्स का वर्क 0 नहीं है। ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन रहता है जो मैं आपको बता दूं कि जब भी बोला जाता है कि अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो क्या वर्क डन बाय द फोर्स 0 होगा? ये स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि सही हो। जैसे कि आपने यहां पर देखा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स 0 नहीं आ रहा। किस केस में 0 आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक कांस्टेंट फोर्स का वर्क जो होता था उसे हम डायरेक्टली F वेक्टर डॉट S वेक्टर लिखते थे, सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के वर्क को। ठीक है, तो वहां पर अगर कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स होने का मतलब एक ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट है, तो गारंटी है इस बात की कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो वर्क डन 0 होगा। लेकिन ये एक कांस्टेंट फोर्स नहीं है। अब बात आती है, सर फोर्स कांस्टेंट क्यों नहीं है? सर इसका मैग्नीट्यूड तो म्यू के mg है। अरे भैया, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन तो हर एक इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है ना। और ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी फोर्स कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट हो। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन 0 होगा या नहीं होगा, ये फोर्स पर डिपेंड करेगा। जैसे कि ये इस केस में इस टेंजेंशियल फोर्स का वर्क क्या आ रहा है? नॉन जीरो। अगर कोई कांस्टेंट फोर्स होता, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होते, तो उसका वर्क डन क्या आता? 0 आता। क्लियर है? नोट डाउन करें। ओके।